कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन ना, तो उसको एक बार रिवाइज कर लो जैसे, और हम लोग रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे आज। क्या क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन उन्होंने किए थे। पहला किया था डाइजेशन सिस्टम के बारे में लिखा। दूसरा किया आज तो एनुअल फिजियोलॉजी था, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जो वो था वो थर्ड क्या था, सेकंड क्या था, हाँ वो एंडोक्राइन सिस्टम और नहीं एंडोक्राइन सिस्टम वो होते हैं डिफरेंस करना, एंडो और नर्वस सिस्टम में डिफरेंस। और तीसरा था तुम्हारा ए रेस्पिरेशन, यही ब्रीथिंग, ठीक है। लॉन्ग में किया था मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद डायग्राम, विद अच्छे से एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन फिलामेंट के बारे में, मायोसिन फिलामेंट के बारे में। इसके बाद पूरा मैं इतना लेके आया, वो अगर सोचेगा कि नंबर कहाँ कट करें तो इधर कहाँ कटेगा, कोई गलती नहीं है। और दूसरी क्या है कि इतना लिख के आया कि वो कुछ चक्कर में रहेगा कि मतलब क्या मिला कुछ नहीं है और दूसरा क्या है फर्स्ट है, और दूसरा क्या है कि वहां पे कुछ ना, तो मैं कभी कुछ देख के जाता हूँ ऐसे ही गया था, उसमें क्या देखूंगा, बताओ क्या देखूंगा मैं भाई चलो देखो यहाँ पे कल हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन वाले पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? रेप्लिकेशन। कल हमने आपको क्या करवाया था, देखो बोलो मतलब कल मैंने एंजाइम बताए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एक कौन सा बताया था बेटा, हेलिकेज। दूसरा कौन सा बताया था, डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा एसएसबीपी। फोर्थ टोपो आइसोमेरेज। और पांचवा लाइगेज। यही तो हमने सब बताए थे आपको एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम थे। तो एक बार आप लोग देख रहे हो चीजें, फिर हम लोग पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इतने बच्चे हैं आज खाली, करो रिवाइज करो तक, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहो बेटा। इसके बाद ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया पहले हम लोग पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने डीएनए के बारे में पढ़ा। इसके बाद मैंने आपको डीएनए बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। मैंने कहा था ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एडेनिन के साथ थाइमिन और थाइमिन गुआनिन के साथ साइटोसिन, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उसकी चेन को हम लोग बोलते हैं, वो वही डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, एक एंड 5 प्राइम, तो दूसरा कौन सा होता है 3 प्राइम, मतलब 5 to 3, 3 to 5 होता है। एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद मैंने बताया था एसिडिक नेचर होता है इसका।
और निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है, तो मैंने कहा था हिस्टोन ऑप्टामर होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। सही है, डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। जब निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, पता है हम लोगों को। तो ये सब बातें हम लोगों को पता होंगी लगभग। हमने देखा था 10⁻⁻6 मीटर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है, और उसमें 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए होता है। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था आपको यूकैरियोटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। मैंने कहा था यूकैरियोटिन कौन सा होता है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और हेटेरो कौन सा होता है, जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने 4 का बताया था, एडेनिन टू इक्वल टू होता है पिरामिडइन। सही है, एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने सर्च किया। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जहां उन्होंने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, एच स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। आपको ध्यान रखना है पैथोजेनिक कौन सा है और नॉन पैथोजेनिक कौन सा है। ठीक है, ये हुआ था। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि हमने ये देखा था पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक देख लिया था। इसके बाद हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में 3 साइंटिस्ट भी आए थे बाद में, जिन्होंने बायोकेमिकल नेचर में यूज किया था उसको, एक्सपेरिमेंट को। और वहां पे 3 साइंटिस्ट के नाम क्या थे, मैकार्टी, एवेरी और मैक्लियोन, ये थे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वहां से पता लग गया था लगभग कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन 100% प्रूफ नहीं हुआ था। और 100% जो प्रूफ किया था वो किया था हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट हुआ था उसने। ठीक है, वहां हमने देखा कि 2 बैक्टीरियोफेज लिए। आपको बताया वायरस जो होते हैं वो जब कोई इन्फेक्शन करते हैं तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। सही है, तो हमने देखा कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस था, उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक को प्रोटीन कोड को किया रेडियोएक्टिव से लेवल। ठीक है, और एक किसको किया, डीएनए को। हाँ, डीएनए को किया किससे, फास्फोरस से, और प्रोटीन को सल्फर से। सल्फर का जो आइसोटोप किया 35 और प्रोटीन का 30, फास्फोरस 32। ठीक है, देखो सही ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बताया कि वहां पे उन्हें रेडियोएक्टिव क्या मिला, फास्फोरस। तो इसका मतलब यह है कि साफ साफ क्लियर हो गया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इतना क्लियर है आप लोगों को ये सब। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था सेंट्रल डोग्मा का मतलब एक प्रोसेस होती है जहां पे डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो हमने देखा जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको मैंने कहा था आरएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इतना क्लियर है आप लोगों सबको। तो अब हम लोग पहला प्रोसेस पढ़ रहे थे रेप्लिकेशन। क्या पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बताया था, सारे एंजाइम्स के बारे में बता दिया था। इसके बाद मैंने कहा था जो हमारा रेप्लिकेशन होता है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। मतलब एक स्टैंड कैसा रहेगा, पैरेंटल रहेगा। सही है, तो पहले तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे कि डीएनए ही होता है, वो सॉरी डीएनए आधा पैरेंटल कैसे होता है। साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसको क्यों बोलते हैं। सही है, तो डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हम लोग क्यों बोलते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था साइंटिस्ट ने। और सिंपल सा आप लोग बताओ, आप लोग कुछ सोचो, अगर हम क्या करें, किसी हाई एसिडोप में हम डीएनए को ग्रो कराएं। ठीक है, डीएनए को हम रखें और उसके स्टैंड नॉर्मल जो हो वो N14 हो, और हम उसको क्या करते हैं N15। अगर मान लिया आप लोग को बताओ, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से पता लग जाएगा आप लोगों को। एक डीएनए है, ये क्या है, ये डीएनए है। इसका नॉर्मल जो स्टैंड होता है वो कौन सा होता है, N14। क्या होता है, N14 होता है। अगर मैं इसको हाई एसिडोप N15 और ये भी कैसा होगा, N15। बेटा आप लोग बताओ, जब रेप्लिकेशन करेगा तो आप लोग ये समझ सकते हो, इधर देखो ये, तो इसका एक स्टैंड तो दो डीएनए बनेंगे ना, 1 से 2 बनेंगे, और 2 बनेंगे तो आप लोग सोच सकते हो कि इसका एक स्टैंड जो होगा वो तो होगा N15 वाला, और न्यू स्टैंड कौन सा होगा, नॉर्मल जो होगा N14 वाला। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डीएनए बना नया और ये डीएनए इधर बना नया, तो आप लोग बताओ ये बना ऐसे के, तो इसका एक स्टैंड कौन सा होगा, N15, और एक कौन सा होगा, क्योंकि एक तो नया बना है ना, एक तो पैरेंटल था, एक नया बन गया, और यहाँ पे भी एक कौन सा होगा N15 और एक कौन सा होगा N। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट जनरेशन देखें
तो यहाँ से अब आप लोग बताओ, अगर इस वाले डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे तो आप लोग बताओ कैसा बनेगा। देखो ये डीएनए है, तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड तो N14 का होगा और दूसरा भी कौन सा होगा, N14। ये बात समझे आप लोग। और एक स्ट्रैंड होगा N15 और एक होगा N14। तो इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि जो डीएनए होता है वो कैसा मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मतलब हम बोल सकते हैं कि आधा जो एक स्टैंड होता है वो हमेशा कैसा होता है, पेरेंटल होता है। कैसा होता है, पेरेंटल। तो ये क्लियर है आप लोगों को इतना। तो हम लोग किताब में देख लेते हैं पहले, फिर हम रेप्लिकेशन पाते हैं, ठीक है। पहले ये वाला टॉपिक देख लें। तो देखो बेटा यहाँ पे किताब निकालो, कहाँ गई, ये है। ये तो आपने पढ़ लिया बेटा। यहां देखो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को, कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है डीएनए, ठीक है। तो देखें तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देख लो, पहले डायग्राम देख लो एक बार। इधर देखो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने, आप लोग बताओ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। इसको हाई आइसोटॉप से हमने लेवल कर लिया है, तो N15 है ये दोनों स्टैंड। जब ये नया जनरेशन आएगा, जनरेशन फर्स्ट आएगा, तो आप लोग बताओ एक स्टैंड पेरेंटल होता है ना, तो इसका मतलब इसका एक स्टैंड इसके पास जाएगा, एक स्टैंड इसके पास जाएगा। तो इसका मतलब एक स्टैंड तो होगा N15 वाला, एक कौन सा होगा, नॉर्मल यानी कि N14 वाला, और ये भी N14 N15। तो इसका मतलब हमने देखा टेस्ट ट्यूब में जब, तो यहाँ पे हमें कैसा मिला, हाइब्रिड। यहाँ पे कैसा था, हैवी था। हैवी का मतलब हाई था। और इसके बाद अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाओगे तो देखो इस वाले स्टैंड का तो ये वाला बन गया N14 वाला, इस वाले स्टैंड का एक N15 एक N14, इस वाले का सेम वैसे ही कंडीशन ये रहेगी सेकंड जनरेशन में। तो इससे पता लगा कि यहाँ पे हमें लाइट और हाइब्रिड दोनों टाइप के मिले, और इससे हमें पता लग गया कि जो डीएनए होता है वो कैसा मॉडल होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मतलब एक स्टैंड कैसा होता है, पेरेंटल। हर डीएनए में एक स्टैंड कौन सा होगा, पेरेंटल, मतलब पहले वाला। आप लोग खुद सोच सकते हो बेटा, अगर पेरेंटल नहीं होगा तो फिर न्यू स्टैंड के जो बेसिस का सीक्वेंस होगा वो कैसे बनेगा भाई, नहीं बनेगा ना। और हमेशा क्या होता है, एक पेरेंटल होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड बन जाता है उसको देख के, समझ गए। अगर एक स्टैंड पे एडेनिन थाइमिन ग्वानिन है तो दूसरे पे क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कह रहा है एक्सपेरिमेंटली प्रूफिंग ने कैसे किया था, तो कह रहा है इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, यानी कि ये कैसा मॉडल होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, और कंजर्वेटिव मतलब होता है मतलब संरक्षित, या ऐसे बोल सकते हैं आधा पेरेंटल, सिंपल भाषा में, ठीक है। कह रहा है इट वाज सो फर्स्ट इन ईस्टर्जिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड ह्यूमन सेल। एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, मिचेल्सन एंड सेटर। यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, सही है। अगले कह रहा है एक परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। ये कब हुआ था, 1958 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, और यहाँ पे पता लगाया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब डीएनए जो होता है उसका आधा स्टैंड कैसा होता है, एक स्टैंड पेरेंटल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो उन्होंने क्या किया, पहले कह रहा है दे ग्रो इकोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग, जिसे क्या बोलते हैं NH4Cl, क्या बोलेंगे इसे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो गया ना, सही है। तो अमोनियम क्लोराइड में से ग्रो कराया, और N का जो आपको पता होगा, N का एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 होता है। तो ये हाई आइसोटॉप लिया इन्हें, क्या लिया है, N15, तो हाई आइसोटॉप में ग्रो कराया, ठीक है। अगले कह रहा है दिखा, तो ये N15 इज द हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और नॉर्मल कितना होगा बेटा, 14। अगर न्यू स्टैंड बनेगा तो उसका जो आइसोटॉप होगा वो हमेशा कितना होगा, N14 होगा। अगले कह रहा है एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। और यहाँ पे कह रहा है दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड। और कह रहा है वहां पे डेंसिटी ग्रेड देखा, जहां पे इन्हें मिला कि एक स्टैंड N15, एक स्टैंड कौन सा था, N14। दूसरा देखो कह रहा है देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl एंड टुक सैंपल at various definite time interval as the cell multiply and extend the DNA
that remain as double-stranded helix. The various sample were separate independently on cesium chloride gradient to measure the density of DNA. ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, गिरो किसमें कराया है, अमोनियम क्लोराइड में, और जो हमने डेंसिटी ग्रेडियंट देखना है वो किसमें देखना है, सीजियम क्लोराइड। दोनों को डन कर लो, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो, अगर पूछेगा ये पूछेगा सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल था उसको हमने कौन से सॉल्यूशन में या हम बोल सकते हैं कौन से मीडियम में ग्रो कराया बैक्टीरिया को, ठीक है, वो पूछ सकता है। और हाई एसिड ऑफ टीआई ने N15 वाला, और इसको क्या बोलते हैं, NH4Cl, ठीक है। बोलो मत बेटा, देखें तो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझ में आया। अब बोलो मत, ये NH4Cl है और हाई एसिड ऑफ वाला है, इसमें ग्रो कराया है N15, दोनों स्टैंड होंगे। अब आप लोग सोच सकते हो अगर हमें दूसरी जगह पे दूसरा डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो उसमें अगर हमें क्या मिला, एक स्टैंड N15 वाला, एक स्टैंड N14 वाला, समझ गए आप लोग। और इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिला हाइब्रिड कंडीशन, कैसी मिली, हाइब्रिड। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टैंड हमेशा कैसा रहेगा, पैरेंटल रहेगा, ठीक है। अगले देखो, इधर देखो, ये एक स्टैंड N14 वाला है, यहाँ देखो ये क्या बन गया है, ये वाला देखो, ये N15 है और ये वाला कौन सा है बेटा, N14, सही है। अब इससे अगर दो ये वाला डीएनए बनेंगे तो सही है, रेप्लिकेशन होगा, तो ये वाला स्टैंड तो N14 है ना, तो ये N14 रहेगा, और इसका नया बनेगा वो तो N14 बनेगा ही नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसीलिए दोनों ग्रीन है, समझ गए। और जो ये वाला स्टैंड होगा, ये वाला N15 वाला, तो ये इसमें एक स्टैंड तो जाएगा ना, एक N15 वाला यहाँ चला गया, N14 वाला यहाँ गया, ये वाला तो अब ग्रीन ही बनेगा, अब तो सारे ग्रीन बनेंगे। हाँ, लेकिन इसका अभी भी एक और कैसा बनेगा, रेड वाला N15 वाला, क्योंकि एक स्टैंड जाता है ना एक डीएनए के पास, एक स्टैंड दूसरे डीएनए के पास, तो इसका मतलब समझ गए आप लोग। तो यहाँ से इन्हें पता लगाया कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रयोग किया। क्लियर हुआ? खुद सोचो आप लोग बेटा, ये दोनों स्टैंड N15 वाले हैं, एक स्टैंड N15 वाला यहाँ जाएगा, एक स्टैंड N15 वाला यहाँ जाएगा, तो नया वाला बनेगा वो N14 बनेगा। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें जनरेशन में, तो आप लोग देखो, एक तो N14 वाला इसके पास चला गया और N15 वाला इसके पास आ गया, सही है। तो इसका नया बनेगा N14, इसका नया बनेगा N14, तो ये दोनों जाएंगे N14 वाले और ये N15 N14 वाला, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे हमें कंडीशन मिलेगी लाइट और हाइब्रिड। आपसे वो ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ये जनरेशन फर्स्ट है, जनरेशन सेकंड है। क्वेश्चन बनाने के लिए पहले कैसे बना देते हैं, फिर आप लोग हम लोग वहां बहुत सोचते हैं। सुनो, अगर वो तुमसे कहे कि जनरेशन फर्स्ट है, जब हमने ग्रो कराया, अगर वो टेस्ट ट्यूब का पूछने लगे कि वहां पे हमें कैसा दिखेगा, तो टेस्ट ट्यूब में हमें कैसा दिखेगा, हैवी, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, जनरेशन फर्स्ट पूछ सकता है, डायरेक्ट वो कुछ नहीं लिखेगा, वो लिख देगा कि सेमी कंजर्वेटिव जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ था उसमें जनरेशन फर्स्ट में हमें टेस्ट ट्यूब में क्या देखने को मिलेगा, तो कैसा मिलेगा, हाइब्रिड। और तीसरी कंडीशन जो होगी सेकंड जनरेशन में, तो वहां पे लाइट और हाइब्रिड, मतलब एक लाइट मिलेगा और एक कैसा मिलेगा, हाइब्रिड, समझ गए। हैवी तो नहीं मिलेगा ना उसके बाद। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना बेटा, ये भी लाइट पूछ सकता है वो, और नए नए क्वेश्चन अब ऐसे ही बनाएगा क्योंकि अधिकतर हर जगह क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ से नए क्वेश्चन बनाएगा तो ये लिख देगा लाइट हाइब्रिड, हाइब्रिड लाइट हाइब्रिड। अब आप लोग वहाँ चक्कर में फंस जाओगे कि था तो लाइट था, हाइब्रिड था, पता नहीं क्या था। तो आपको ध्यान रखना है N15 तो हैवी, वो तो उत्तर पूछेगा नहीं, पूछेगा ये वाली कंडीशन। अगर जनरेशन फर्स्ट होगी तो हाइब्रिड, क्योंकि आपको पता है एक स्टैंड N15 वाला, एक स्टैंड N14 वाला। और जब सेकंड जनरेशन होगी तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक डीएनए लाइट और एक डीएनए हाइब्रिड। अच्छा, इससे अगर जनरेशन बढ़ाए, और इधर देखो, अगर जनरेशन थर्ड कर दे बेटा, तब भी आपको कंडीशन कौन सी मिलेगी, लाइट और हाइब्रिड, क्योंकि ये वाला स्टैंड एक के पास जाएगा, ये वाला स्टैंड पे हो गया लाइट वाला, और यहाँ पे देखो एक डीएनए भी बचेगा ना, ये वाला स्टैंड जाएगा जिसके पास, वो कंडीशन कौन सी होगी, हाइब्रिड। तो इसीलिए जनरेशन थर्ड में भी कंडीशन कौन सी होगी, लाइट और हाइब्रिड। क्लियर हुआ? वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को अगर माइंड में छपा हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ो। ये हुआ था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि डीएनए ही क्या है। अब ये सब वही लिखा है, देखो
क्या लिखा है? Does the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from F15 in चौथा मीडियम? क्लियर है? 20 मिनट में डीएनए सेल डिवाइड कर देता है, ये दिखा रहा है। कह रहा है had a hybrid or intermediate density DNA extract from the culture after another generation that 40 मिनट सेकंड जनरेशन में देखा जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड अ लाइट डीएनए, यानी कि इक्वल अमाउंट में मिलेंगे हमें लाइट और हाइब्रिड। एक नीट में ये वाला स्टेटमेंट आ सकता है, इसको भी नोट कर लो बेटा, इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए ऑफ लाइट डीएनए। ये स्टेटमेंट दे पूछ लेगा वो और पूछेगा करेक्ट कौन सा है, ठीक है? लिख देगा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, साइंटिस्ट का नाम लिख देगा सेटल और मिचेल्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सेकंड जनरेशन में क्या हमें मिला था, कौन सा करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है नीट में, लग रहा है आपकी बात। ये इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड और लाइट, मतलब दोनों हमें कैसे मिले? इक्वल अमाउंट में, यानी कि 2 डीएनए थे हाइब्रिड वाले और 2 थे लाइट वाले। सही है? तो डायग्राम देखना बहुत जरूरी है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग करना होता है। क्या नहीं पता कौन है? इधर बाथरूम में इधर पढ़ लो। अगले कह रहा है वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म ऑन बीसीएफ हावा by Taylor and colleagues in 1958. The experiment proved that the DNA chromosome also replicates semi-conservative. तो दूसरा एक साइंटिस्ट और थे टेलर और कोलेजियस, इन्होंने किया था बीसीएफ हावा। ये ध्यान रखना बस, बीसीएफ हावा और ये टेलर और कोलेजियस, देख लो इसको नोट कर लो बेटा, बीसीएफ हावा और टेलर और कोलेजियस। ये और कहाँ पे आता है? ये आता होगा, चलो बता देंगे, यहाँ भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखेंगे, यहाँ भी आएगा। ये शायद बीसीएफ हावा मुझे लग रहा है वहाँ आता है, बायोटेक्नोलॉजी तो आता नहीं है, ये शायद आता है इकोसिस्टम में आता होगा कहीं ना कहीं, जहाँ हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे हाँ एग्जाम्पल होगा किसी का। चलो हैं, एक ब्रांड का नाम है, गूगल पे सर्च करना कैसा होता है? देखो दिखाऊं क्या? हाँ दिखाओ सर, आपको सुविधा पूरी है। आज आराम से पढ़ो, मैं थोड़ा सा मैं पेपर देके आपको थका हुआ लग रहा है सर। आपने पेपर क्या कर दिया? अरे किसी का नहीं दिया बेटा, सब खाली खेल चल रहा है, फालतू में जाते हैं। सर बता तो दो, नई मिठाई खाने आएंगे। मिठाई में तुम्हें इसकी खिलाऊंगा का तो पेपर से ये है, देखो, अरे ये वो है, बापला है। ये बाजार में तो बिकता है। हाँ बिकता है, हमारे गेम में खड़ा है सर, देखिए अगला ये है बीसीएफ हावा। चल देखिए, अच्छा कुछ चीज ऐसी होती है देखो ना तो कितनी कठिन लगती है, और देख लिया कितना सरल लग रहा है। तभी तो हमने कहा मत दिखाओ माकला। इसमें कहाँ क्या होगा, देखो अभी कनेक्ट हुआ था कैसे? क्या लिखा है? हिंदी में कुछ नहीं आ रहा भाई, आ रहा है हाँ, ये ऐसे होगा, वो तो अपने भारत के हिसाब से है, वो तो लोकल लैंग्वेज है। आप लोग जो बता रहे हो कि बेटा वो लोकल लैंग्वेज है माकला, वो तो हमारे यहाँ मैसूर है। अब वो और कोई जगह और कैसे बोलता हो, कुछ और बोलता हो उसको, ये भी तो सकता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब एक मेरी बात सुनो पहले, अब मेरी बात सुनो बेटा, हम लोगों ने एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था पहले, कौन कौन से एंजाइम सब पता है आपको? अब मैं पूरी कहानी आपको वैसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है? रेप्लिकेशन की जो भी है, बांकला बांकला कर रहे हो इधर देखो। चलो रेप्लिकेशन कहानी समझते हैं पूरी, ठीक है अच्छे से। किसको? इसमें उसने क्रोमोसोम को लेके किया था, बस पैटर्न को लेके। हाँ रेडियोएक्टिव उसने किया और उसने देखा कि थायम के साथ क्या एडेनिन आएगा, मतलब एक हिसाब से उसको भी उसने वैसे ही किया जैसे उन्होंने किया था। जनरेशन चेंज होगी तो डीएनए नया आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। चलो ये अभी तो देखो रेप्लिकेशन, ठीक है, ये समझते हैं और अच्छे से। आप लोग ये बताओ मुझे पहले,
मैंने आपको रेप्लिकेशन भी ये बता दिया था, डीएनए की कॉपी को रेप्लिकेशन बोलते हैं, सही है पहला। दूसरा मैंने कहा था कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो पहला एंजाइम हेलिकेज जो स्टैंड को अनवाइंड करता है। तो पीछे क्यों बातें कर रहे हो? अरे नहीं, पीछे बंदे पूछ रहे कोई सब्जी के बारे में, तो आगे बैठा लो उसको, अगले की बैठा बातें पूछिए। यहाँ देखो, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, अनवाइंड करता है स्टैंड को, जरा ध्यान सुन लो। इसके बाद जो स्टेबल स्टैंड करने के लिए एसएलवी प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद मैंने कहा था कि वहां पे न्यू स्टैंड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, जो वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके बाद मैंने कहा था कि जो स्टैंड को ज्वाइन करने के लिए होता है डीएनए लाइगेज। इसके बाद बताया था मैंने कि जो टेंशन रिलीज करने के लिए जिससे हेलिकल फॉर्म फिर से बन जाए, टोपो आइसोमरेज। पता है आपको सारे एंजाइम, ठीक है। अब एक नया चीज आती है रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या आती है बेटा? ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या वो समझते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब होता है कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो वहां पे आप लोग बताओ जो अनवाइंड स्टैंड होगा तो बाई सेल स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, उल्टा बाई सेल। कैसा बन जाएगा? उल्टा बाई सेल। अगर मैं समझाऊं तो देखो ऐसा हो जाएगा, यहां देखो बेटा, ऐसे और ऐसे, ऐसा ही होगा। ये अनवाइंड स्टैंड हो गए। एक की पोलैरिटी क्या है बेटा? 5 to 3 और दूसरी क्या है? 3 to 5। इतना पता है हम लोगों को। अच्छा ये बताओ मुझे, ये वाले स्टैंड को मैं टेम्परेट स्टैंड नहीं बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? टेम्परेट स्टैंड बोल सकता हूँ। ध्यान समझना, क्योंकि आप लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो यही स्टार्टिंग है, यहीं से समझते रहो, ठीक है। दूसरा, इसको मैं बोल सकता हूँ पेरेंटल स्टैंड। क्या बोल सकता हूँ बेटा? पेरेंटल स्टैंड क्यों बोला? ये क्योंकि ये इसी से बनना है नया वाला, तो इसीलिए पेरेंटल स्टैंड हो गया, सही है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री नेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे बात सुनो मेरी, मैंने बताया था बेटा आपको कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब एक ये देखो, ये डीएनए ये देखो ऐसे अनबाइंड हो रहा है ना, तो नीचे से स्टैंड बनता रहेगा ना। तो ये वाले की तो पोलैरिटी सही पड़ रही है, देखो 5 to 3 पड़ रही है। यहां देखो, इस वाला जो स्टैंड होगा, इस वाले की तो सही है, नीचे से 5 to, क्योंकि स्टैंड ऐसे तो बनेगा, लेकिन इस वाले की उल्टी पड़ रही है। अब आपने देखा होगा जब हम मकान बनाते हैं, मकान ये वही हिसाब हो गया, तो आपने देखा होगा जब जैसे सिंगल पोर्शन है, उसके बाद 2 मंजिला बनता है, 2 मंजिल बनता है जब, या 3 मंजिल बनता है, तो आप मिस्त्री क्या करते हैं भाई, पहले से जो वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, पिलर बोल सकते हैं, ऐसे लगाते हैं बराबर में कॉलम। तो वो कैसे करते हैं, थोड़े थोड़े, पहले थोड़ा कर लिया, उसके बाद दीवार बना ली, फिर थोड़ा कर लिया, फिर दीवार बना ली, फिर थोड़ा कर लिया। इसके बाद जो 2 मंजिल के लिए छोड़ते हैं वो भी छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा कर लिया। ऐसा ना कि पूरा पहले ऊपर से नीचे तक बना देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। ऐसे ही यहाँ पे होता है, छोटे छोटे प्राइमर लग जाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ऐसे। और ये कैसे होंगे? 5 to 3, क्योंकि हमें उल्टा बनाना पड़ रहा है ना यहाँ पे। तो हमने देखो इधर देखो 5 to 3 ये लगा दिया, 5 to 3 ये लगा दिया, 5 to 3 ये लगा दिया, और 5 to 3 ये लगा दिया। आप लोग बताओ, अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो ओवरऑल कितनी पोलैरिटी रहेगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ गए आप लोग? तो छोटे छोटे प्राइमर लग जाते हैं उल्टे, क्योंकि उल्टा पड़ रहा है ना। अब सुनो बात पे, यहाँ पे जो इस वाले को बोलते हैं हम लोग, यहाँ देखो बेटा, एक बार में क्लियर समझ लो, फिर आप लोगों को लाइफ टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टैंड कौन सा होता है? कॉन्टिन्यू स्टैंड, ठीक है। गलत है ना। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? फिर गलत हो गई, चलो होगा एनो, सही है। अरे सही है, रहने दो। यहाँ पे देखो, ज्यादा स्पेलिंग मत देखा करो, आपको कौन सा एग्जाम देना है। अरे मतलब वही कह रहा हूँ कि स्पेलिंग आपको नहीं लिखनी है, तो पेपर देना है, आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस कौन सा है, डिसकंटिन्यूस कौन सा है, आपको लिखना तो ना है। आप लोग एमएससी एग्जाम नहीं दे रहे हो, बीएससी नहीं दे रहे हो ना। ये देखो, और जो कॉन्टिन्यूस स्टैंड होता है, अब सही जो भी है, यहाँ देखो, ये इस बारे में पता है क्या बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं बेटा? अब ये बताओ मैं सही आप लोगों को,
लीडिंग स्टैंड, और इस वाले को बोलते हैं बेटा कौन सा स्टैंड, लैगिंग स्टैंड। ये समझ गए आप लोग। एक बात और ध्यान रखना, आप लोग ऐसे याद मत करना कि ये वाला लैगिंग और ये वाला लीडिंग, अगर उसने पोलैरिटी चेंज कर दी तो चक्कर में पड़ जाओगे, उल्टा हो जाएगा। समझ गए बात। पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, देखना कि 5 to 3 किधर से है, पहली बात। दूसरी सुनो बेटा, एक बार बताओ मुझे, जो फ्रेगमेंट जुड़े हैं इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, कैसे कैसे नाम है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन साइंटिस्ट का नाम कितना अजीब था, इनका नाम भी था ओकाजाकी, उनने अपने नाम पे रख दिया ओकाजाकी, ठीक है। इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। दूसरी सुनो, अब बोलो मत, आप लोग बताओ मुझे डीएनए लाइगेज एंजाइम की जरूरत कहां पड़ेगी, कौन से स्टैंड में, लैगिंग स्टैंड में। तो यहाँ पे हमें पड़ती है एंजाइम की जरूरत जहां पे कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज। कौन सा होता है, समझ गए। रेप्लिकेशन यही फॉर्क है, बस इसके बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है और कोई बात नहीं, ठीक है। ये एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे एंजाइम वर्क कौन सा करता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। एक बार नीट में शायद लास्ट ईयर ये पूछा था खाली कि रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, तो मैं बहुत कुछ बता देता हूँ। तो आप लोग ये समझ गए, बस ये था तुम्हारा रेप्लिकेशन फॉर्क। तो पढ़ लो इसे, लिख लो, कहीं लिखो तो जहां डायग्राम बनाऊंगा वहां लिख लो सब बातें। देखो अब कौन सा पेपर तो देख नहीं कौन सा सर किस चीज से कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, फालतू की। अरे सर बता रहा हूँ, एमएससी के पेपर दे रहा हूँ। किससे कर रहे हो? जीरोलॉजी से कर रहे हो? जियोलॉजी। और क्या बॉटनी है? कैसे आदमी यार कुछ भी ऐसा रोजी बताई बॉटनी कहाँ से आ गई? अच्छा नॉलेज नहीं। अगला जो होगा वो होगा, लॉजिक बता दूं, मैं भी करूंगा ना। अगला होगा साइटोलॉजी का। साइकोलॉजी ये क्या है? मेरे लिए इतना आसान लगता है। मैं सही बता रहा हूँ, लाइफ में मैंने जब से पैदा हुआ हूँ एलकेजी से, सही है, एलकेजी से आज तक के मुझे सबसे सरल एग्जाम ये लग रहा है, एलकेजी से। क्योंकि तुम्हें पता होगा फर्स्ट में भी हमें कट लगता था थोड़ा बहुत, सेकंड में भी कट लगता था, थर्ड में भी पढ़ के आते हैं ना, शाम को पढ़ रहे हैं, मम्मी मार मार पढ़ा रही, चलो पढ़ो, याद कर रहे हैं पूरी कॉपी। 10th में भी पूरी कॉपी, 10th में तो मेरे ऐसे हाल थे कि मैं सोच नहीं सकती, पूरा मैंने वो बना दिया था। एक कमरा होता है तो जो फर्श होती है वो, उस पे मम्मी से मैंने कहा कि दो तीन वो बिछा दो फर्श पे, और मैंने सारी किताबें फैला दी थी वहीं पे, क्योंकि मुझे ऐसे जगह पढ़ते हुए अच्छा लगता है। ऐसे नहीं लगता कि तुम सोचो ये कॉपी ली यहाँ बैठ गए पढ़ने लगे, मुझे पूरा एक माहौल चाहिए पढ़ाई का जिसमें एक फील आए पढ़ाई करना है। इससे घर वाले देखें नहीं इससे मतलब नहीं, फिर क्या है, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, आप भी क्या करो ऐसा, तो आप पढ़ रहे हो ना, आप लोग करो ऐसा, पूरा कमरे में बिछा लीजिए पूरा अच्छे से, 2-3 बिस्तर बिछा लीजिए, फोल्डर मत हटाया करो, सुन लो पहले। और वहां पे जितनी कॉपी जितनी किताबें, क्योंकि कोई कॉपी किताब बाहर छूट जाती है उसे कौन उठाए, मन ही नहीं करता है, तुम्हारे सामने से आसपास पड़ी है, वही कॉपी पढ़ी, अब तुम्हें नींद आ रही तो वही वो किताब होती है उनको सर के नीचे रखो, सो जाओ मस्त, ठीक है 2 घंटे के लिए। जब उठोगे फिर से किताबों के पास हो, सोओगे तब किताबों के पास, खाना भी खा लिया करो, मतलब तुम्हें ये लगेगा पढ़ने का एक फील आएगा। अब तुमने क्या किया, सुनो, फिजिक्स की किताब को बहुत अच्छे से रख दिया संभाल के अलमारी में, केमिस्ट्री रख दी, बायोलॉजी रख दी, कोई रख दी, उनको मेरा तो यही है, मुझे उठाते हुए बहुत ऐसा लगता है कि कितना मेहनत पड़ रही है, अरे लाओ उठा के खोल लें सर के, और तुम जहां बैठे हो जहां लेटे हो वहीं तुम्हारे सामने 24 घंटे रह रही, तो खोल तो लोगे ये किताब, और तुम्हें बड़ा आसान लगेगा पढ़ते हुए।
तो वो कुछ आसान तरीके होते हैं पढ़ाई के। वो हमारा यहीं पे, यहाँ पे भी यही हाल है, वहाँ पे भी घर में भी यही हाल था कि मतलब एक रूम ले लिया अपना प्राइवेट, सब वहाँ कोई नहीं जाएगा, खाली कोई जाएगा तो वैसे ही नहीं जाएगा, क्या करेगा जाके भाई, वहीं जूते पड़े होंगे, वहीं वही पैंट शर्ट पड़ी होगी, वही कपड़े पड़े होंगे, वो तो क्या है, कहाँ कौन जाएगा बताओ। तो और वो सामान हमें फिर ढूंढने में बहुत आसानी होती है, जैसे उठो तुम जूते पहन लो वहीं पे, जैसे उठो शर्ट पहनो बस निकल गए जहाँ आना है। तो उन्हें पता है ना जैसे रहता है स्टडी। तो मेन चीज होती है ज्यादा सेपरेट तरीके से वो होता नहीं है कि हमारा बिस्तर अलग लगा है बहुत वीआईपी तरीके से, वही किताबें बहुत वीआईपी टेबल पे रखी सजी हुई, ये सब पढ़ाई का माहौल नहीं होता है पढ़ाई वाले बच्चे का। पढ़ाई का मतलब होता है कि तुम्हारी सब चीजें सामने हो आंखों में, पढ़ बायोलॉजी लगे फिजिक्स की खुली किताब सामने लगी है, और जब नींद आ रही तो वहीं सो जाओ चुपचाप बस, जब उठो तो वहीं पे, सो तो वहीं पे, सही है, कुछ भी करो वहीं पे, चाय पी रहे तो वहीं पे, चाय किताबों के सामने, तो वो फील आता है पढ़ते हुए और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई करते हुए। तो मैंने 10th में तो वही हाल किया था, 12th में भी वही हाल था मेरा। बीएससी में मैं पढ़ लेता था, जब ऑटो से आता था कानपुर से तो पढ़ाई करते हुए आता था, लेकिन ये ऐसे है कि मैं पेपर ही तब देखता हूँ जाके वहां पे कौन सा है, बस मुझे कोई मतलब नहीं है। और सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है, बेस्ट पेपर जाता होगा मेरा, मैं इसको नहीं कराऊंगी टॉप कर दूंगा, लेकिन हाँ बेस्ट जाता होगा, ये पता है। आपकी कॉपी जरूर पढ़ता होगा। हाँ एक बार देखता तो होगा कि भाई, अब जैसे सोचो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो था वो आया था, आपको सोच सकते हो आप लोग, मैंने क्या क्या लिखा था एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, सुनो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक तो होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वो बच्चे होते हैं जो नॉर्मली एमएससी वाले, वो तो ये लिखेंगे कि सिग्नल आता है ये सब। मैंने पहले लिखा था मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल के बारे में थोड़ा सा, मसल क्या होती है, सही है। दूसरा वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे नहीं ऐसे फालतू वाले पॉइंट रखे थे। उसके बाद मैंने लिखा एक्टिन फिलामेंट के बाद डायग्राम बनाया एक्टिन फिलामेंट का, उसके बारे में लिखा। फिर मायोसिन फिलामेंट का डायग्राम बनाया उसके बारे में लिखा। इसके बाद में आया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे, जो तुम्हारा डार्क बैंड, लाइट बैंड, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन, वो बनाया। इसके बाद उसके बारे में लिखा। फिर मैं कहीं आया मसल कॉन्ट्रैक्शन पे, जो मेन है कि सिग्नल कहाँ से आता है, मतलब हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आता है, वहाँ से कोई रिलीज होता है, फिर कैल्शियम आयन एक्सट्रीम जनरेट होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होती है, ट्रोपोनिन, सही है, वो सब बताया। पूरा डायग्राम फिर से बनाया क्रॉस पेज वाला। अब सोचो इतना मैं बना के आया हूँ खाली ये क्वेश्चन के लिए, तो कहाँ नंबर काटेगा, उसको सोचेगा कि ये कौन है। जो और जब मैं लिख रहा था, सुनो, जब मैं लिखता हूँ कहते फ्री माइंड, मुझे सोचना पड़ रहा था। मैं सोच रहा था भाई मैडम वो होती है ना, वो आई मेरे पास, अरे टाइम हो गया तुम्हारा, कॉपी दो। मैंने कहा मैं थोड़ा 1 मिनट और जाऊँ। अरे क्या हो गया, अरे टाइम तेरा कम क्यों दिया आपको, जब मेरा लिखना चाह रहा हूँ, लिखा नहीं जा रहा है, तो बोलिए अब क्या किया जाए बताओ। मैंने चलो ठीक है बेटा ये हो गया, तो ये समझ गए आप लोग। तो डीएनए रेप्लिकेशन वाले पर इतना पता है आपको, तो बात खत्म। अब फिर सुनो, आप लोग बताओ, अब देखो एक चीज और समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो आप लोग, पहले मैंने एंजाइम के बारे में बता दिया, फिर हमने देखा रेप्लिकेशन फॉर्क बन रही है। अब सुनो दूसरी बात, अगर देखो ये पेरेंटल स्टैंड है बेटा, कौन सा स्टैंड है, पेरेंटल है। कैसे है देखो, टेम्पलेट का मतलब होता है फर्मा, जिसको हम देख के कुछ बनाते हैं, वो क्या होता है टेम्पलेट। अब यहाँ देखो, आप लोग बताओ, अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा थायमिन, यहाँ अगर थायमिन है तो यहाँ क्या होगा एडेनिन। ऐसे ही यहाँ पे गुआनिन, साइटोसिन, जी, सी, ए, टी, ये सब है। आप लोग बताओ क्या इसके कॉम्प्लीमेंट्री नए स्टैंड नहीं बन जाएगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, बेस पेयर हो जाएंगे। तो आप लोग बताओ ये वाला, अब इसका देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, ये वाला स्टैंड, ये तो होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, ये वाला। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये। क्लियर हुआ। तो ऐसे करके हमारा न्यू स्टैंड बनता है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ से सेपरेट कर दूं तो एक डीएनए ये बन जाएगा और एक डीएनए ये बन जाएगा, हो गया रेप्लिकेशन। बस आप लोग एंजाइम पता होना चाहिए, कुछ कंडीशन पता होना चाहिए, कौन सा रीडिंग होता है, कौन सा लैगिंग होता है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस, कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस, कहाँ पे लैगिंग पड़ती है, कहाँ पे नहीं पड़ती है। ये बहुत सारे डायग्राम ऐसे बने हुए होते हैं, वो पूछ लेता है कि कौन सा सही है, फिर वहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। हमेशा ये ऐसे डायग्राम को सही क्वेश्चन करने के लिए मत देखा करो कि इस साइड में ऊपर जाके फ्रेगमेंट्स, ये मत देखा करो। आप लोग देखा करो पोलैरिटी क्या है। अगर 5 to 3 है और 3 to 5 है तो इसका मतलब यही होगा। उल्टी कर दिया, उन्होंने उल्टा कर दिया तो ये वाला इधर साइड और ये वाला इधर साइड। समझ गए आप लोग। तो ये था तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन। पढ़े हमसे, ठीक है।
तो आ जाओ किताब पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़े देखो एक मिनट समझते हैं चीजों को क्या बता रहा है। कह रहा है इन लिविंग सेल, अच्छा अगर नॉन लिविंग सेल में रेप्लिकेशन होता है टाइप का होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पीसीआर। पता है आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में वहां भी होता है। कह रहा है इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। हमें बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो आप लोगों ने देख लिए। कह रहा था मेन एंजाइम इज रिफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो मेन एंजाइम है। यही नीट में क्वेश्चन आया था एक बार, सही है। कह रहा है सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, these enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, उसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा ई कोलाई हैज ओनली 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर कंपेयर्ड विद ह्यूमन whose nucleotide content कितना होता है 6.6 into 10 to power 9 बेस पेयर। कह रहा है कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद 18 मिनट। कितने में जाता है 18 मिनट। सोचो कितना छोटा कम टाइम है। इतने बेस पेयर तो समझ रहे कितने होगा ये अपने आप में बहुत बेस पेयर है, आप लोगों को लिख लिया है हम लोगों ने, लेकिन अंदाजा लगाओ 6.6 into 10 to power 9 बेस पेयर है, बहुत है नंबर में। और सोचो कितने देर में जाते हैं, मात्र 18 मिनट। 18 मिनट को डरा करो, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। अगले देखो कह रहा है दैट मींस द एवरेज रेट पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। एक सेकंड में 2000 बेस पेयर बन जाते हैं। समझो एक सेकंड में मतलब टिक हुआ 2000 बेस पेयर बन गए। अगले कह रहा है नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट बट दे हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये सबसे बड़ी बात है। ये कह रहा है इतनी जल्दी हो रहा है जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कितना ज्यादा एक्यूरेसी, कितना 100% सही है। अगर सोचो एक भी बेस गड़बड़ हो गया, एक भी सिंगल, तो वो क्या हो जाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब है कि पता नहीं कौन सा प्रोटीन हमारे अंदर चेंज हो रहा है, खाली एक बेस पेयर। अब तुम सोचो ये बात सही है कि हाँ बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये भी बात सोचो कितनी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, एक भी बेस पेयर गड़बड़ नहीं होता और एक सेकंड में 2000 बेस पेयर बन जाते हैं। सही है, तो बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी है, बिल्कुल 100% बिल्कुल ऐसी एक्यूरेसी आपके अंदर होनी चाहिए। कह रहा है एनी मिस्टेक ड्यूरिंग एप्लीकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। अगर कोई भी धोखे से भी गलती हो गई तो वो क्या हो जाता है फिर, और आप लोग म्यूटेशन जानते हो कितना खतरनाक होता है। फायदा भी तो होता है लेकिन खतरनाक भी बहुत होता है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा कहाँ गए, हाँ फर्दर मोर ए एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट serve dual purpose in addition to acting as substrate they provide energy for polymerization reaction that two terminal phosphor क्या हो रहा है, ये मक्खी बैठ जाती है। फॉस्फेट ना क्या लिखा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। इसके बाद इन एडिशन टू डीएनए पढ़ लो पूरा, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। कह रहा है इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पढ़ लिया, फिर से लिखा है फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन द एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रेप्लिकेशन अकर विद अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रिफर टू एज रेप्लिकेशन फॉर। यहां कह रहा है ऐसा नहीं कि पूरा डीएनए एक बार में अनवाइंड हो जाएगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हल्के हल्के होता है और हल्के हल्के बनता रहता है, ठीक है। ओपन हो रहा है हेलिक्स और नए स्ट्रैंड बन भी रहा है, लगातार प्रोसेस होती रहती है। अगले कह रहे हैं द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन विद कौन सी है बेटा 5 to 3। कह रहा है दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट रेप्लिकेशन गेटिंग फॉर consequently one more strand the temperature purity 3 to 5 the replication is continuous while on the other। तो वो कौन सा होगा बेटा, कैसा बनेगा, डिसकंटीन्यूअस। कैसा होगा, discontinuous the discontinuous synthesized fragments are later joined by the enzyme DNA ligase और बाद में ज्वाइन किस तरह करते हैं, DNA ligase के द्वारा। कह रहा था DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication also the replication does not initiate randomly at any place in DNA। यहाँ पे देखो बेटा ये क्या कर रहा है, DNA रेप्लिकेशन ऐसा नहीं कि हर ऐसी रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ जहाँ पे लगभग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, सही है, वहां से स्टार्ट होता है। जैसे बोल सकते हैं एटी रिच एडेनिन थाइमिन यहाँ पे ज्यादा होंगे, और जहां ज्यादा होंगे इसका मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो वहीं से क्या होगा
स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। ठीक है, जिसे बोलते जैसे अगर आपसे पूछे ओआरआई साइट कहाँ पे होती है तो मैंने बताया था वहां पे एटी रिच, जहाँ पे एडेनिन थाइमिन ज्यादा होते हैं, सही है, वहां पे होती है। अगली कह रहा है बेटा देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सच रीजन आर टर्म्ड एज, लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई साइट। कह रहा है इट इज because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA is needed to be propagated during recombinant DNA procedure। आपको पता है वहां पे require a vector, vector में भी क्या होती है ORI site। कह रहा है the vector provide the origin of replication। अगली कह रहा है further not very detail of replication is understood well in eukaryotes the replication DNA take place at S phase। कौन सा phase होता है बेटा, पता है आप लोगों को सेल साइकिल के, the replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinate। भाई कोऑर्डिनेट तो होंगी ना, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है जब डीएनए का अमाउंट डबल होता है तो वहां पे जो रेशियो होता है, सही है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो और न्यूक्लियस का रेशियो, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो वो डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होता है तो प्रमोट करता है किसके लिए, सेल ग्रोथ करती है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन के लिए। तो जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक सेल डिवीजन नहीं होगा। अगले कह रहा है बेटा शुड बी हाईली कोऑर्डिनेट, इसके साथ साथ काम करते हैं। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिलेटेड टू पॉलीप्लोइडी अ क्रोमोसोमल एनोमली। कभी क्या हो जाता है, आपने देखा सिंड्रोम पढ़े थे आपने, वो सिंड्रोम क्यों होते हैं, रेप्लिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। कह रहा है यू विल लर्न दैट द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। जब आप ऊपर वाली क्लास में जाएंगे तो आप लोग ये चीज समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी तक आपके लिए इतनी नॉलेज अच्छी खासी है। ठीक है, चलो इस पे और पढ़ो जल्दी से। ठंड अभी कम हुई थी, अब ठंड बढ़ गई, थोड़ा सा कम हुआ था अभी तक लोग कर रहे थे। बेटा एक बार पढ़ लो अच्छे से रेप्लिकेशन, फिर स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पढ़ो आपने बंद कर दिया तुम मत चलाओगे तो चलो पढ़ो, अभी पढ़ाई कर लो, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये अभी आपका टाइम ऐसा ना कि गोल्डन पीरियड है, आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करो, आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। ये बहुत चला देते तब मेरा, वरना बाद में पढ़ाई करने का मन नहीं करता है और कुछ ऐसा करता है। चीज है इसके बाद क्या पढ़ाई पढ़ाई क्या करते हो, मस्ती करनी पड़ी भाई। आप लोग सोच सकते हो अगर आप लोगों को अभी भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर मोटिवेशन नहीं होता है तो आप लोग ये सोचा करो, आप लोग ये सोच सकते हो भाई पढ़ाई करने की आपकी एज लगभग है 25 ईयर तक, 26 मान लो, 25-26 मान लो, मतलब पढ़ाई करने की एज होती है, और तब तक पढ़ाई करो मेहनत से। भाई पढ़ाई करना करनी, मस्ती भी करनी थोड़ी,
तो अभी मेहनत कर लो, 26 के बाद मस्ती करना, उसके बाद दूसरी बात सुनो। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, तो आप लोग सोच सकते हो बेटा, अभी आपके पास ऑप्शन है, आपके फादर आपके लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ भी करना चाह रहे हैं लेकिन आपके लिए वो आपको पैसा दे रहे हैं। बेटा मैं गारंटी कर रहा हूँ, जिस दिन आपने अगर ये सोच लिया ना कि कभी ये सोच के देखना कि मेरे को कोई पैसा ना दे, पापा भी से नहीं लूंगा और मैं बाहर रहूंगा, अकेले रहूंगा, तो आपको पता लगेगा कि सुबह से लेकर शाम तक कितने रुपए खर्च होते हैं, वो आते कैसे हैं। 50-50 रुपए के चक्कर में पड़ जाओगे, कहां से लेके आए 50 रुपए खाली। अभी तो आप कहते हो पापा 100 रुपए दे दो, और वो बेचारे कहां से लेके आते हैं, वो आपको नहीं बताते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोचो। और आपको पता होगा गांव में जब एक गन्ना को खोदता है आदमी, 300 रुपए मिलते हैं उसे, कितने मिलते हैं 300। नहीं मेरे गांव में तो 250 देता हूँ ना, 300 मान लो, हमारे गांव 300 देते हैं। 250 देते हैं। अरे 300 मान लो, सुनो हाँ, 300 रुपए के लिए 8 घंटे काम करना होता है 300 रुपए के लिए, और वो भी काम ऐसे कि, और वो भी इतनी मेहनत होती है। मैं उस मेहनत को सलाम करता हूँ। मैं एक बार गया था, मैं ज्यादा घर तो नहीं जाता हूँ, कभी जाता हूँ, लेकिन कभी जैसे मैं कभी क्या खेत पे मान लिया और मजदूर चल रहे हैं वहां पे, तो मैं देखता हूँ लोग जैसे वो खाना खा रहा है, मैंने कसी उठा ली। बेटा मैंने कसी को एक बार ऐसे किया था खाली समझ रहे हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ मैं 20 बार ऐसे कर लूंगा, लेकिन उसके बाद इतना थक जाऊंगा कि मुझे कुछ नहीं करने देगा। और सोचो वो लोग कितना चलाते हैं, मतलब, और उस जो गन्ना होता है, गन्ना बड़ा बड़ा, धूप में उसमें घुसना ही बहुत कठिन काम होता है, पसीना यहाँ का यहाँ आ जाता है और पत्तियों से पूरे हाथ खराब जाते हैं, और सोचो तब मिलते हैं 300 रुपए, और उसमें भी आदमी खुश होता है। देखो पहले उसमें उसे लगता है कि चलो कुछ नहीं, मतलब हमें काम तो मिला। सोचो अब आप लोग अगर इससे ज्यादा और मोटिवेशन आपको क्या चाहिए, 300 रुपए खाली पूरे 8 घंटे काम करने के लिए। और मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, बहुत भी अगर आपको सही मिलेगा तो 500 रुपए, 500 रुपए ज्यादा कोई नहीं देगा अगर आप लोग अनएजुकेटेड हो तो। और जो कंपनी में काम करते हैं, आपको बताओ रुद्र वगैरह, वो उधर से आते हैं नई पैंटे पहन शर्ट पहन के, आपको लगता है कितने महान व्यक्ति हैं। वो बेटा महान व्यक्ति नहीं, उनकी हालत जब वहां जाके देखोगे तो पता लगेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग कंपनी में हैं, उनके बॉस उन्हें इतनी गालियां देते हैं ना, एक टारगेट मिलता है कि तुम्हें 500 पैकेट अगर पैक करना है तो करना ही पड़ेगा, अगर 490 हुए तो गाड़ी मिलेंगी बहुत तगड़ी वाली, और बहुत मजबूरी में वो लोग मेहनत करते हैं। इतनी सोचो वहां पे भी रुपए कितने मिलते हैं, 8,000-9,000 पर मंथ, उसमें भी 12 घंटे काम करना होता है और 30 के 30 दिन जाना होता है, तुम्हारी कोई मतलब नहीं, छुट्टी नहीं कर सकते। तो सोचो आप लोग उससे मोटिवेशन लो कि कितना ज्यादा कठिन काम है, और वो मजबूरी में फिर आदमी करता है, मजबूरी में करता है। तुम लोग अभी नहीं कर रहे, मजबूरी में करोगे, तुम भी करोगे, मैं भी करता हूँ, मैं भी करूंगा भाई। अगर मेरे ऊपर ऐसा मजबूरी आएगा तो पढ़ाई नहीं करूंगा तो कुछ तो करूंगा ना, घर में ऐसा ना कि बैठ के कहीं पैसे आ रहे हैं कहीं पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है, और आप लोग इतनी मेहनत किया करो कि आप लोग अगर उस टाइम आप 12 घंटे काम कर सकते हो तो इस टाइम पे 8 घंटे खाली बैठ के कुर्सी पढ़ लिया करो बस। और अगर आपने अभी 8 घंटे बैठ के पढ़ लिया तो आपको 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। और सोचो वो 8 घंटे कितने कठिन होते हैं, और आप लोग अगर 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कितनी कठिन बात है, कितनी शर्म की बात है। 8 घंटे आप बनने में कितने रह सकते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकते क्या बैठ के? क्या यहाँ हम देखते हैं कि अरे हम थक गए, पढ़ाई बहुत देर कर ली। अरे क्या कर ली बेटा, कुर्सी बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो खाली। सुबह सुबह एक उठना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और हमारे पापा लोग होते हैं डेली उठते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कितना कठिन काम है ये। और आप लोग जाते होंगे, आपको बताने की जरूरत है, मैं लड़कियों को थोड़ा बता रहा हूँ 6 बजे उठे तो खेत में सुबह 5 बजे उठ के, और वो गन्ना होता है ठंडा ठंडा, उसको पकड़ना हाथ से, इतना कठिन काम है भाई, सोच नहीं सकते। उंगलियां ऐसी हो जाती हैं, उंगली अगर ऐसी है तो ठंडी जाती है, कहते ठंडी मतलब ठंडी का मतलब सुन जाती है, सुन बोलते हैं इसे। और आप लोग सुनो सुबह के पढ़ाई नहीं कर पाते हो कि किताबें पकड़ना है, वो भी कहाँ बैठ के, रजाई में बैठ के। तो ये सब मोटिवेशन आपके लिए खुद आपके जो आपको मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन पता कैसे होती है, जिसने सब देखा नहीं होता है। मोटिवेशनल वीडियो वो देखते हैं जिनके फादर इंजीनियर हैं, किसी के फादर गवर्नमेंट टीचर हैं,
उन्हें तो भाई पता है, उनके फादर ने काम किया, उन्होंने भी नहीं किया कभी, तो वो जानते नहीं, तो वो देखते हैं मोटिवेशन। आप लोगों के या जो लोग मुझे लग रहा है गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से भी कर रहे हैं, अगर मिडिल फैमिली से हैं, तो मुझे लगता है कि उनका मोटिवेशन उनके मम्मी पापा ही हैं, घर में उनके लोग ही हैं, पेरेंट्स, जो हम देखते हैं उन लोगों को और वो इतनी मेहनत करते हैं। सही है। और उनको इतनी मेहनत करने के बाद सोचो कितना, आप लोग सोच सकते हो खेती मार्केट कितना बच रहा है। सरकार रेट कम करती है। अगर देखा जाए ना, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो सबसे कम कमाई होती है वो किसानों की होती है। अगर किसी की 10 या 20 बीघा जमीन है ना, तो बेचारा वो खाने के अलावा पूरी साल का, और मीडियम बता रहा हूँ, वो भी नहीं कि वो मटर बन खा रहा है डेली, नॉर्मल खाना और नॉर्मल पढ़ाना इतना कर सकता है खाली, ना तो अच्छे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, और वो भी मुझे लग रहा है कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, तब भी उसकी फीस पूरी साल जमा होती है। तो ये सब कंडीशन आपके सामने है बेटा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग अगर ये देखते हुए नहीं पढ़ रहे हो, तो मुझे लग रहा है फिर इससे शर्म की बात क्या है। और आपके फादर अगर पढ़ाने के लिए आपको भेज रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर लो। एक बार जब आपके पास अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, तो उसका फायदा उठाओ। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लो भाई। आप सोच सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में ना तो आपको कोई फीस जाएगी, स्कॉलरशिप आएगी, और आप लोग डॉक्टर बन जाओगे फ्री। समझ गए। और मैं ये एक बात और बताऊंगा आपको, एमबीबीएस करने के बाद ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। भाई हो सकता है आपके पास पैसे ना हो इतने हॉस्पिटल बनाने के लिए, जॉब करेंगे। एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट जॉब इतनी जल्दी लगती है ना, क्योंकि सीटें हमेशा खाली रहती हैं, आपने अखबार में देखा होगा। लगती है। मतलब जिस दिन तुम्हारे हाथ में डिग्री आएगी उस दिन तुम्हारी गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, और वो भी ऐसे नहीं छोटी मोटी, सीएमओ ऑफिसर टाइप की, मतलब ऑफिसर टाइप की लेवल की। आपको गाड़ी मिलेगी गवर्नमेंट, और मतलब बड़े डॉक्टर सीएमओ होते नहीं है मेडिकल, तो बड़े बड़े डॉक्टर की वो मिलती है, नौकरी मिलती है गवर्नमेंट ऑफिसर टाइप लेवल की। तो आप लोग एक बार मेहनत कर लो खाली, और उसके बाद आप लोगों को पूरी लाइफ आपकी चेंज रहेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा आप लोग ये बताओ, रेप्लिकेशन समझ गए सब लोग। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए का बॉन्ड डबल होना। यहाँ पे मैंने आपको एंजाइम बता दिए, मैंने देख लिया कि रेप्लिकेशन फॉर्म क्या होती है, मैंने देखा कि न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, डिसकंटिन्यूअस कौन सा होता है, क्यों होता है, वो तो समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। किसकी बात करेंगे। तो पहले मैं पूरी थोड़ी कहानी समझा रहा हूँ आप लोगों को, फिर आपको समझ में आएगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है। यहाँ पे देखो, वैसे मैं बता चुका हूँ कई बार आपको, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो एक बार। बेटा यहाँ पे देखो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंपल भाषा में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। अब मन में क्वेश्चन आएगा आप लोगों के कि सर डीएनए से आरएनए बनता क्यों है, क्या जरूरत है बनने की। तो देखो वही समझाना चाह रहा हूं मैं। बेटा आप लोग बताओ, ये एक सेल है, क्या है, एक सेल है, और आप लोग बताओ ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे डीएनए है, कहाँ है बेटा, यहाँ पे डीएनए है। आपको पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होना है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होना है, साइटोप्लाज्म में। अब हम लोग ये तो बोल देते हैं कि भाई डीएनए है, डीएनए के पास जीन्स हैं, जीन्स जैसे होंगे वैसे प्रोटीन बनेगा। भाई प्रोटीन यहाँ बन रहा है, डीएनए वहां, डीएनए तो ना आता है यहाँ पे, डीएनए तो नहीं आता है ना। डीएनए ये वही हिसाब हो गया कि सपोज मानो कि जैसे मेरा फोन है, अब मेरा फोन तो है लेकिन वो तभी तो रिंग बोलेगी जब कोई फोन लगाएगा, उसके पास मेरा नंबर होगा। तो पहले नंबर वही यहाँ पे है कि डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस है, सीक्वेंस है, उसको कोड करके लाना और कहां पर लेके आना, राइबोसोम के पास। सही है, जहां पे होना है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इंफॉर्मेशन किसके पास है, अपने डीएनए के पास, लेकिन उसको साइटोप्लाज्म में लेके कौन आता है, आरएनए। इसीलिए होता है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना। अब जैसा एमआरएनए यहां से कोड करके लाएगा, वैसा ही यहाँ पे इसको बताएगा, मतलब साइट तो यही है ना जहां प्रोटीन बनती है, और वैसा ही सीक्वेंस लगेगा अमाइनो एसिड का। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ही बोल रहा हूँ कि ये क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेके आता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इसीलिए आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। जब तक एमआरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। समझ गए आप लोग। तो डीएनए तो एक न्यूक्लियस में है, डीएनए ऐसा हो गया कि मेन
जो घर का मुखिया होता है वो डीएनए हो गया, सिग्नल बताने वाला कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। लेकिन काम तो कौन करेगा भाई, हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, वो क्या होते हैं, बोल मान लो डीएनए है और आपके फादर उधर क्या है, एमआरएनए, और आप क्या हो फिर अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा संकेत दे रहे हैं बैठे बैठे कि किस अपने बेटे को किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, और जो लोग जिससे कहेंगे वो वैसा ही करेगा। तो ऐसा समझ लो कि डीएनए क्या है, मेन मुखिया है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जो बताएगा। एमआरएनए यानी कि इसीलिए कोड होके आते हैं लोग डीएनए से एमआरएनए, तो वो एमआरएनए जैसा कोड होके आएंगे वैसा ही क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्लियर हुआ सबको? तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा बताओ, यहाँ पे होगा, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस में। कहाँ होगा बेटा, न्यूक्लियस में, समझ गए। और ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अब एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन, समझ गए। और जो डीएनए से डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। अब पूरी कथा कहानी समझे, समझ गए। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी क्या बनेगा, प्रोटीन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, क्या क्या उसमें चीजें फॉलो होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हटापुर से कोई लिख रहा है क्या, लिख लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लड़की मेहनत तो करती है, तो मेहनत तो अच्छी कैसे करती है, ठीक है। ये आरू, और नाम क्या है, आराध्या। अरे वो व्हाट्सएप पे उसका यही तो है, आरू लिखा हुआ ग्रुप में। मुझे तो वहीं से ध्यान है सबके नाम, मुझे पर्सनल नाम कैसे पता है भाई। अब वहां पे इसका व्हाट्सएप पे आरू लिखा हुआ है नहीं, जैसे इसका लिखा हुआ है आसमी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है? इसका नाम असमी है, अस्मिता। अब मुझे इसका नाम असमी ध्यान है, बस कुछ ध्यान नहीं है। इसके बाद और बच्चे जैसे यहाँ पे कुछ नाम बताओ मुझे जो काफी मैसेज आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर कौन है? क्या नाम है? राहुल। एमबीबीएस डॉक्टर कौन है? कौन कौन तुम्हारा है एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। अरे तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसमें जो बच्चे एक्टिव रहते हैं उनके नाम पूछने जा रहा हूँ, पता नहीं है। एक डॉक्टर झटका है, वो कौन है? वो आता है, वो भी आता है कोई। हैप्पी तो मुझे पता था, हेमंत है हैप्पी ना? हेमंत का वो है रॉबर्ट। रॉबर्ट है, वो रॉबर्ट ही में से आता है। वो कहेगा तूने बता दिया। रॉबर्ट, अच्छा वो हैप्पी भी मुझे लग रहा है वही है। वो नहीं है सर, अरे वो नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है। और बताना कोई ऐसे नाम जो मुझे पता ना हो, और वहां पे मैसेज आते हैं अच्छे खासे। अरे मतलब आते रहते हैं और बच्चे, और मुझे नाम सबको पता है। और तो सबके नाम काफी नंबर तो मेरे फोन में सेव ही हैं, जिसके नहीं है उसके बता रहा हूँ, ये सब आते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा यहाँ पे देखो, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा आप लोग ये बताओ मुझे, डीएनए है, डीएनए के एमआरएनए बनता है, तो वो एक स्ट्रैंड को तो कॉपी करता है भाई। यहाँ पे ये होता है, देखो इधर देखो बेटा, यहाँ पे ये होता है, ये तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा क्या है, डीएनए है, ठीक है। मैं इसका एक स्ट्रैंड उठा रहा हूँ, एक स्ट्रैंड मान लीजिए इसका ये है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, सी, जी, टी। अब ये भी बहुत बच्चों का लगता होगा सर ये क्या ड्रामा होता है, AGCD, सब टेंशन न लो, ये यही मेन खेल इन्हीं का होता है। अभी बताएंगे हम, समझेंगे हम लोग बाद में। आप लोग बताओ, अब इसका ये देखो, ये स्टैंड एक हो गया, ऐसे इसका दूसरा स्टैंड होगा डीएनए का। अब एक स्टैंड को इसको कॉपी करना किसके द्वारा, एमआरएनए के द्वारा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर एडिन है तो बताओ इसमें क्या होगा, पिट जाओगे, यूरिसिल। थायमिन का यूरिसिल होता है ना, टी की जगह ए, जी की जगह सी, ए की जगह यू, सी की जगह जी, और जी की जगह सी, टी की जगह ए। बस ये एमआरएनए हो गया,
तो mRNA जो होता है वो एक स्टैंड को के कॉम्प्लीमेंट्री कोई नाइट्रोजन बेस को ना कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है, कोड करता है, और वही होता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए आप लोग? तो डीएनए से mRNA। अब आप लोग बताओ, अच्छे एक चीज बताओ मुझे, जैसे ये वाला स्टैंड था, ये वाला ये था, अब देखो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो मतलब नाइट्रोजन सीक्वेंस होगा, और इसका क्या सेम नहीं होगा इस वाले का, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है और यही इसके कॉम्प्लीमेंट्री था। समझ गए? तो ये ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है? ये चीज समझेंगे हम लोग कि कौन सा कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कौन सा कैसा होता है, वो चीज, ठीक है? तो समझेंगे हम लोग अभी। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये डीएनए है, ये कोड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, टेम्पलेट स्टैंड। कौन सा हो गया, टेम्पलेट। और एक बार बताओ, इसकी और इसकी क्या है, सेम है, और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है बेटा, mRNA। क्या है? अभी मैं पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, ठीक है? कि क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कौन से स्टैंड कोडिंग स्टैंड बोलेंगे, कौन से को नॉन कोडिंग बोलेंगे, सही है? और वहां पे कौन सा mRNA का स्टैंड होता है वो दे देते हैं पेपर, वो बच्चे कर देते हैं, तो समझेंगे। तो आप लोग ये समझ गए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक स्टैंड को कोड करना, किसके, डीएनए के, वही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अगले देखो बेटा, ये मैं देखो मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से। अगले कह रहे हैं हियर आल्सो द प्रिंसिपल, यहां पे देखो, हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन complements now form base pair with uracil instead of thymine। आपको पता है आरएनए केस में थाइमिन जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए में थाइमिन नहीं होगा, कौन होगा, यूरेसिल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अगले कह रहा है however unlike in the process of replication which one set in the total DNA of an organism get duplicate, in transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied to RNA। एक स्टैंड तो होता है जो कॉपी होता है। अगले कह रहा है दिस नेसेसिटेट डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड क्या लिखा है, डिमार्केट द रीजन एंड द स्टैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्रिप्ट। यानी कि आपको बताया डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड के सीक्वेंस को कॉपी करना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और वही तो हमारा नहीं करता है, सही है? अगले कह रहा है बाय बोथ द स्टैंड आर नॉट कॉपी, कैसे मतलब लिखने हैं, बाय बोथ द स्टैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एज द सिंपल आंसर। भाई क्यों करेगा दोनों को, जब उसका एक स्टैंड डीएनए का खुद ही कॉम्प्लीमेंट्री है, किसके, टेम्पलेट स्टैंड के, तो वो क्यों कॉपी करेगा? कॉपी तब करता है दोनों स्टैंड का जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है अलग अलग होता, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। तो चलो मान लेते कि दोनों करना पड़ेगा। भाई एक स्टैंड का मतलब समझ नहीं समझ रहे, वो दूसरा वाला तो कोड हो ही रहा है एमआरएनए से, अगर एक ही कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है तो। बस समझे आप लोग? भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखो आप लोग, समझ गए सर? अरे तू ही नहीं समझा, सब समझ गए। यहाँ देखो यहाँ देखो, अगर ये डीएनए है बेटा, ये डीएनए है, आप लोग बताओ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री तो वैसे ही है, तो इसको कोड करना क्यों पड़ेगा? एक को करो खाली सीक्वेंस को, दूसरा अपने आप कोड हो रहा है। क्लियर? तो यही बताना चाह रहा है। कह रहा है बाय बोथ द स्टैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल आंसर फर्स्ट इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट। जो पहला होता है वो वैसे ही काम करता है, किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह। और कह रहा है बेटा दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल, एंड इन टर्न if they code for protein the sequence of amino acid in the protein would be different, hence one segment of the DNA would be coding for two different proteins and this would complicate the genetic information transfer mechanically। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है वो देखो, एक स्टैंड है, जैसा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, जैसा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होगा तो उसका वैसा ही क्या होगा, अरे वैसा ही सीक्वेंस कोड करके लाएगा, कोडॉन आएंगे। मैंने कहा था कोडॉन कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तीन तीन नाइट्रोजन बेस से क्या बनता है, ये कोडॉन बनता है, और जिस सीक्वेंस में कोडॉन होंगे उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगेंगे, और जैसे अमीनो एसिड लगेंगे, जैसे चेन बनेगी वैसा ही क्या बनेगा, प्रोटीन। तो इसका मतलब यह है, ये डिसाइड कौन कर रहा है कि प्रोटीन कौन कैसा बनेगा, डीएनए। भाई डीएनए का नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। आप लोग एक बात और बताऊंगा आपको, कोडॉन, अब आप लोग ये सोच रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोडॉन जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। हर किसी एनिमल में अगर AUG मिथ्योनिन कोड कर रहा है तो हर किसी एनिमल में कर रहा है, ऐसा नहीं हम में कर रहा है खाली, चाहे वो हाथी हुआ, चाहे वो कुछ भी हुआ, चूहा हुआ, अगर AUG कर रहा है मिथ्योनिन कोड तो मिथ्योनिन को उनमें भी कर रहा होगा। समझ गए आप लोग? अब आप लोग कुछ सोचो बेटा, अमीनो एसिड
सेम है इसका मतलब सब में, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड होते हैं टोटल हर किसी लिविंग बॉडी में। तभी तो आप लोग को सोचो, इसका मतलब ये है डीएनए तो सेम होता है सब में, डीएनए तो ऐसा होता है, बस नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस जो होता है वो चेंज होता है। जैसे मेरे में हो सकता है AAATT हो, अब अगर हाथी में देखा जाए तो वहां पे A की जगह G हो, समझ गए, लेकिन डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, सही है। और हमारा जो 99.9% डीएनए होता है वो लगभग सारे ह्यूमन से क्या होता है, सेम ही होता है। हम ह्यूमंस का भी सेम होता है, आपको क्या लग रहा है सबका डिफरेंट होगा? क्योंकि बेटा सबके पास ही स्ट्रक्चर सेम है, सबके पास भाई एक नाक है, एक मुंह है पूरा, 2 कान है, 2 आंख है। कोई हम अगर बात करें किसकी, आप लोग जानते हो कि किसका कैसा क्या बोलते हैं उसको, शकल है, तो वो तो डिफरेंट हो सकती है, वो तो आप लोग उससे क्या फर्क है, लेकिन वैसे तो सारे ऑर्गन सबके सेम है, तो इसका मतलब डीएनए में सबका क्या होना चाहिए, सेम। तो इसीलिए 99.9% क्या होता है, सबका सेम ही होता है। हाँ, डिफरेंट कितना होता है, खाली 0.1% वेरी करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और बल्कि वो भी डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद और एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, नहीं डिफरेंट ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा हम बोल सकते हैं उसमें भी क्या होते हैं चेंज, खाली बस ये जो हमारा, जैसे अभी इस यहीं पे पढ़ेंगे ना, AHCP के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ सही है। तो BNTR चेंज होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार उसके वेरिएबल नंबर होते हैं बस। जैसे तुम लोगों में 10 बार हुआ होगा तो किसी में 11 बार हुआ होगा, वही इतना डिफरेंट होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो पूरा जो खेल है वो किसका है, डीएनए का। डीएनए पे जैसे नाइट्रोजन बेस, वैसे ही हमारा ने कोडोन बनाएगा, और जैसे हमारा ने कोडोन बनाएगा वैसे ही प्रोटीन का सीक्वेंस बनेगा, और जैसा अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वैसे ही क्या होगी, प्रोटीन होगी। तो ये पूरा खेल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे करके क्या हो रहा है, समझ गए आप लोग। तो ये ऐसे करके आपके माइंड में होना चाहिए सेम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग ट्रांसलेट पढ़ना है तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ना है। और बेसिकली मैं बताऊं एक चीज और होती है, ये बहुत जरूरी होता है ऐसे पढ़ना, कि आप लोगों के माइंड में चीजें चलती हों, आप लोगों का कोई छूटा हुआ ना हो। जैसे अगर बात हो रही है कि प्रोटीन कहाँ बन रहा है, तो राइबोसोम के पास बन रहा है। राइबोसोम क्या है, एक साइट ऑफ प्रोटीन है जहाँ पे बनता है खाली। अब इसमें राइबोसोम का कोई हाथ है, बताओ, कुछ नहीं है। तो 12th की स्टडी में और यहाँ की स्टडी में यही डिफरेंस होता है बस, नीट की और 12th की। आप जैसे आप भी 12th में हो गए, मैं भी था किसी टाइम, तो मुझे तो ये तो बहुत बड़ी बात रहेगी कि प्रोटीन कैसे बन रहा है। मुझे तो ऐसे लगा था कि रेप्लिकेशन होता है, कुछ रेप्लिकेशन बस नाम पता है रेप्लिकेशन, अरे वही होता नहीं था, रेप्लिकेशन होता है, और उसके एंजाइम रट लिए, और उसके बाद ये रट लिया कि रेप्लिकेशन होता है, बस बात करना क्यों होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, क्या कर रहा है बॉडी में, क्यों होता है, वो कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब स्टडी पूरा होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अगले तो आप लोग ये सब समझ गए बेटा, क्या लिखा हुआ है। अब अगले कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या कह रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है वो समझो। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है सिंपल सा बेटा, ये डीएनए है, क्या है, डीएनए है, सही है, क्या है, डीएनए है ये। तो इसमें 3 रीजन होंगे, जहां पे हमारा बनेगा उस पर क्या होंगे, 3 रीजन। एक होगा प्रमोटर रीजन, कौन सा होगा बेटा, प्रमोटर। एक होगा टर्मिनेटर, जैसे ये वाला रीजन कौन सा है, टर्मिनेटर। और बीच वाला जो होगा वो होगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब इसको क्या होगा, कोड करने को, यही तो करेगा, यही तो होगा कोड। प्रमोटर का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, और टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, जहां पे एंड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एमआरएनए बनता है। तो ये 3 रीजन जितने सेगमेंट में होते हैं डीएनए के, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, समझ गए। प्रमोटर वाले रीजन में क्या होता है, स्टार्ट होता है प्रोसेस, और इसमें क्या होता है बेटा, एंड होता है, सही है। दूसरा सुनो, एक स्टैंड, अब आप लोग ये बताओ, स्टैंड की बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे अगर ये वाला स्टैंड, ये टेम्पलेट है, कैसा है बेटा, ये टेम्पलेट है, अगर टेम्पलेट स्टैंड है ये, तो आप लोग ये बताओ, ये वाले स्टैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड। ये क्यों बोलेंगे पता है आप लोगों को, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, और जो एमआरएनए बनेगा वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा, तो कोड कौन सा होगा, ये वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। मतलब एक होगा टेम्पलेट, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला कौन सा होगा, कोडिंग, समझ गए। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक क्लियर हुआ, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर ऑफ क्या, स्ट्रक्चर जीन। इन तीनों रीजन को जिस एरिया में होते हैं डीएनए के, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसक्रिप्शन
यूनिट। प्रमोटर से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर जीन से क्या होता है, कोड होता है, और टर्मिनेटर पे क्या होता है, एंड हो जाता है। सही है, mRNA का। क्लियर हुआ? ठीक है, तो उस किताब में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तब ये पढ़ेंगे इसको। देखो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ, अरे ऐसा भी एक सीन है क्या है, मुझसे ज्यादा तो आपको जानते चलाने से। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया भाई, देखना कुछ तो आया भी हटा ही पड़ेगा सब क्या, आ तो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यह कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या है कि ऐसा रीजन डीएनए का सेगमेंट, वो सेगमेंट जिसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर तीन चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर जीन, और तीसरा कौन सा होता है, टर्मिनेटर। अब देखो कह रहे हैं देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग the two strand of the DNA in the, बेटा यहाँ तक पढ़ लो आराम से। देखो कह रहा है there is a convention in defining the two strand of DNA in the structural gene of a transcription unit since the two strand have opposite polarity and the DNA dependent। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज। कौन सा है बेटा, और जो DNA में था वो कौन सा था, रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज, और यहाँ पे RNA पॉलीमरेज। तो कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटेगराइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, और वो कौन सी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, ये देखो एक चीज और बताओ मुझे, अब यहाँ पे देखो यही बात तो सब याद करने वाली है, जो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और बच्चे गलत कर देते हैं, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप लोग बताओ यहाँ पे एक चीज मुझे, मैनी स्टैंड है, सही है, आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज कैसे वर्क करेगा, 5 to 3 कैसे करेगा, आप लोग खुद बताओ बेटा। अगर मैंने ये दोनों स्टैंड बनाए हैं और अगर मैं ये लिख दूं, ये वाला टेम्पलेट स्टैंड है, कैसा है, और ये कौन सा है, कोडिंग। अब कौन बच्चा बताएगा इसकी पोलैरिटी कौन सा स्टैंड क्या होगी, आप लगाओ दिमाग। मैं ये कह रहा हूं कि ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग स्टैंड है, मैं ये बता दे रहा हूं पहले ही। अब मुझे बताओ इस वाले स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी, इस वाली क्या होगी, हाँ ऊपर वाला कौन सा होगा, और ये वाला कौन सा होगा, क्योंकि आरएनए की जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो 5 to 3, समझ गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बातें समझना, क्योंकि बच्चे यही तो मिस गलत कर देते हैं। अब वो देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ये देगा टेम्पलेट स्टैंड, तो आपको क्या क्या देखना होगा, यहाँ पे टेम्पलेट लिखा है तो पोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 3 to 5। अगर वहां लिखा है 5 to 3 तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। हम लोग ये सब ध्यान नहीं रखते, हम लोग क्या मतलब, तुम लोग पेपर देते हो तो वो चीज ध्यान नहीं रखते, आपको लगता है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा देखते हो ये भी सही लग रहा है, कंफ्यूज होते हो क्या करें। तो ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन जब भी ट्रांसक्रिप्शन बात होगी तो यहाँ पे पोलैरिटी टेम्पलेट कितनी होगी बेटा, 3 to 5, और कोडिंग कितनी होगी, 5 to 3। अब आप लोग 2-3 बातें अपने आप बता सकते हो, देखो कैसे, ध्यान समझना। अगर मुझे ये पता है टेम्पलेट स्टैंड है और मुझे नीचे वाला बताना है mRNA का क्या पोलैरिटी होगी, तो मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री कर दूंगा। अगर मुझसे पूछे पोलैरिटी ध्यान में रखते, ठीक है, अगर मुझसे क्या है कोडिंग स्टैंड है, अब mRNA का बताओ, तो आप लोगों को सेम ही रखना पड़ेगा, खाली थायमिन की जगह यूरेसिल। समझ गए, ये 2-3 बातें ऐसी हैं, कतई रट लो, कतई रट लो, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे इन बकवास से। तो इसका मतलब ये है, मतलब आता ही आता है। और यहाँ पे बच्चे गलत बहुत करते हैं, गलत इसलिए करते हैं, कुछ ध्यान देते हो। पहला आपको क्या ध्यान रखना है, पोलैरिटी, क्या ध्यान रखना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना टेम्पलेट कितनी होगी, 3 to 5। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है 5 to 3, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी 5 to 3 होगी, तो इसकी 3 to 5 होनी चाहिए। और दूसरा स्टैंड होता है कोडिंग, कोडिंग होता है टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री। टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी अगर दी है 3 to 5 दी है, तो इसका मतलब mRNA क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। और अगर कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी दी है 5 to 3, तो हमेशा इसकी क्या कर दो, सेम। खाली क्या करना है, एडेनिन की जगह वो थायमिन की जगह यूरेसिल। ये 3-4 बातें करते रट लो एक बार में, चाहे लिख लो हिंदी में आराम से। क्लियर, क्या लिखो बताओ ये लिखो, हिंदी में लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो लिख लो बेटा, तो बंदा भूल जाओगे।
लिखो टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी, टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी, टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी लिखो 3' to 5' होती है, मतलब 3 एंड टू 5 एंड होती है, ऐसे 3 एंड टू 5 होती है। सही है, लिख लिया। इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, एक साइड क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा लिखो टेम्पलेट स्टैंड के कोडिंग स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टेम्पलेट स्टैंड के कोडिंग स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ओ सॉरी टेम्पलेट स्टैंड के कोडिंग स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक पॉइंट और लिखो बेटा, लिखो लिखो कोडिंग स्टैंड और mRNA, लिखो कोडिंग स्टैंड और mRNA का बेस सीक्वेंस सेम होता है, का बेस सीक्वेंस सेम होता है। बस ये 3 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा ये तो पता ही होगा टेम्पलेट का जो mRNA होगा वो कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी एक पॉइंट लिख लो जाए। ये अभी तो आपको पता है लेकिन बाद में भूल जाओगे जब आप लोग पेपर देने जाओगे नीट का, तो ये पॉइंट लिखे हुए होंगे तो इंपॉर्टेंट होंगे। ये एक पॉइंट और लिख लो। अच्छा लिखो टेम्पलेट स्टैंड का mRNA कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक और लिखो तो टेम्पलेट स्टैंड के mRNA बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ये 2-3 बातें रट लो उस बात का, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड के mRNA बेस सीक्वेंस सेम होते हैं, वो सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? 2-3 बातें याद करनी है। पहले क्या करनी है बेटा? सुनो, टेम्पलेट का कोडिंग स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री, कोडिंग स्टैंड का mRNA सेम और टेम्पलेट स्टैंड का mRNA कॉम्प्लीमेंट्री। पोलैरिटी हमेशा ध्यान रखना है, टेम्पलेट की 3 to 5 होगी क्योंकि RNA पॉलीमरेज वर्क कैसे करता है? 5 to 3। सही है। तो इसका मतलब RNA की पोलैरिटी क्या होगी? 5 to 3। तो टेम्पलेट की हमेशा क्या होगी? 3 to 5। अगर इतनी बातें पता है, मुझे लग रहा है आपका ये क्वेश्चन तो नीट में 100% सही हो गया इन 4 लाइनों से। अगर देखो, और ये क्वेश्चन तुम्हें हर ऑप्शन सेम लगता है, बस हम देख नहीं पाते हैं कि यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि क्या रहा है। बस वो स्टैंड कुछ भी बताए। अब एक बात और सुनो, अगर वो mRNA का भी दे दे तब भी आप बता दोगे, इसका भी और इसका भी बता दोगे ना। अगर इसका ये mRNA का दे दिया सीक्वेंस, अब पूछने लगा बताओ कोडिंग स्टैंड का बताओ, तो सेम। अगर mRNA दे दिया मुझे टेम्पलेट का बताओ तो कॉम्प्लीमेंट्री। बस थाइमिन और यूरेसिल का ध्यान रखना, mRNA केस में यूरेसिल और DNA के केस में थाइमिन। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है बेटा that is 5' to 3' the stand that has the polarity 3 to 5 act as a template। 3 to 5 वर्क कैसे करता है? टेम्पलेट की तरह। और अगले कह रहा है and is also referred to as template stand, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। अगले कह रहा था अदर स्टैंड which has the polarity 5 to 3 होगी, सीक्वेंस सेम एज RNA। जो लिखा है सीक्वेंस कैसा होगा? सेम होगा, एक्सेप्ट खाली क्या है? थाइमिन की जगह यूरेसिल is replaced during transcription is this strand which does not code for anything is referred to as, क्या बोलते हैं उसको? कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि कोड तो यही हो रहा है क्योंकि इसकी और इसकी क्या है? सेम है बिल्कुल। तो इसका मतलब कोड कौन हो रहा है? ये वाला 5 to 3 वाला। अगले कह रहा है ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप विद कोडिंग स्टैंड टू एक्सप्लेन द पॉइंट अ हाइपोथेटिकली सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। अब यहाँ पे तो वो हाइपोथेटिकली देंगे भाई, किसी का कोई डीएनए जीनोम पढ़ा सकता है किसी ने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो बेटा ये वाला कौन सा स्टैंड है? टेम्पलेट। और ये वाला कौन सा है? कोडिंग। तो देखो टेम्पलेट का लिखा है 3 to 5 और कोडिंग का लिखा है 5 to 3। अब ये तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, जैसे एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन। अब ये कह रहा है कि कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ RNA? आराम से लिख दोगे भाई, इसका सेम लिख दो, खाली थाइमिन के जगह क्या लगा दो? यूरेसिल। बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं।
और यहाँ से ये क्वेश्चन तो आता ही आता है बिल्कुल, ये बकवास है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कल डिटेल में। तो यहाँ पे देखो, तो ये समझ गए, ये वाला कहानी समझ गए पूरा, ठीक है। अगले देखो, अब बेटा आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो मैंने कहा था प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर, जो 3 रीजन अगर किसी डीएनए के सेगमेंट में है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और यहाँ पे कह रहा है जैसे ये वाला स्टैंड होगा टेम्पलेट, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, कोडिंग। इसकी पोलैरिटी 3 to 5 है, तो उसकी क्या होगी 5 to 3। कल प्रमोटर रीजन में क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, टर्मिनेटर में क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर जीन का कैसा क्या है खेल, कैसे करके बनता है बेटा क्या mRNA क्या है इतना फिल्म में बोल रहा हूँ mRNA कैसे बनता है। तो कभी कभी मेरे अंदर बच्चा रह करता है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप लोग कल प्लीज छुट्टी मत करना, ठीक है कोई बच्चा। और यहाँ पे कल जो क्लास लगेगा बायोलॉजी का वो 1:30 से 3 ही होगा। और आप लोग ध्यान रखना क्योंकि ये कल मैं पढ़ाऊंगा रिटर्न में, ठीक है। कल शायद क्या दिन गुरुवार है, शायद शुक्रवार केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे देखो बेटा ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग अगर ऐसे घर समझ नहीं आएगा बैठ के तो आप लोग कल भी कोचिंग आना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो फिर हम लोग कल बात करते हैं इसके बाद, सही है, ठीक है।